हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 5th, उसका चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है ना। वो हम पढ़ने वाले हैं। हमने चैप्टर नंबर 8 पहले ही कवर कर लिया। मैंने बताया था आपको इन दो यूनिट्स में एक एक चैप्टर है और इसलिए ये ज़्यादा वेटेज रखते हैं। ये यूनिट्स ज़्यादा वेटेज रखती हैं और जो यूनिट्स थी उनमें 3-3, 4-4 चैप्टर्स हैं, तो हर चैप्टर की वेटेज थोड़ी कम हो जाती है। बट ये वाले चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन तो इनमें से आने ही वाला है। तो ये जो चैप्टर नंबर 9 है, ये है टेलीविज़न और डिजिटल मीडिया का अध्ययन। ठीक है ना। तो हम इसको शुरू करते हैं। टेलीविज़न के बारे में और डिजिटल मीडिया के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इसमें है स्वतंत्र भारत में नेहरू ने विकास के लिए संचार की नीति का पालन किया, जिससे प्रेस, रेडियो और टेलीविज़न को राष्ट्र निर्माण और एकीकरण के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाने लगा और सरकार इसकी नीतियों और पहलों से लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाने लगा। तो जो नेहरू जी ने ना उसको संचार का बहुत विकास किया। क्यों? क्योंकि जो प्रेस और रेडियो टेलीविज़न थे ना, ये राष्ट्र निर्माण और एकीकरण में एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकते थे। ठीक है ना। राष्ट्र के विकास में भी, एकीकरण में भी एक शक्तिशाली भूमिका निभा सकते थे। और जो इनके नीतियों और पहलों ने लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया। लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पर किया गया। टेलीविज़न विशेष रूप से न केवल प्रत्यक्ष सरकारी नियंत्रण में सेवा करने के लिए था, बल्कि शिक्षा के माध्यम के रूप में भी अपनी उपस्थिति को चिन्हित करने के लिए भी था। आपको मैं बता दूं, टेलीविज़न जो था ना, स्टार्टिंग में वो पढ़ाई के लिए आया था। उसमें शिक्षा का जो स्रोत माना जाता था। इसको इसमें शिक्षित करने के लिए जो चीज़ें थी वो प्रसारित की जाती थी इन स्टार्टिंग। तो फिर इसमें प्रत्येक सरकारी नियंत्रण में सेवा करने के लिए था, बल्कि शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनी उपस्थिति को चिन्हित किया। प्रारंभ में टेलीविज़न को दिल्ली में प्रयोगात्मक शैक्षिक सेवा के रूप में पेश किया गया था। दिल्ली में सबसे पहले प्रयोगात्मक शैक्षिक सेवा के रूप में। ठीक है। प्रारंभिक प्रसारण में सड़क पर चलने की समझ, खाद्य मिलावट और सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल जैसे विषयों पर केंद्रित सप्ताह में 2 घंटे के प्रसारण शामिल थे। और किस तरह के प्रसारण में? पहला तो था, जो सबसे पहले हुआ था दिल्ली में, प्रयोगात्मक शैक्षिक सेवा। ठीक है ना। फिर और क्या हुआ था इसमें? फिर इसमें हुआ था खाद्य मिलावट। ठीक है ना। जो खाने में मिलावट होती है उस पर लोगों को जागरूक करना, सार्वजनिक संपत्ति की देखभाल कैसे की जाए। ठीक है ना। ये आपको पता है हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। जैसे विषयों पर केंद्रित सप्ताह में 2 घंटे का प्रसारण होता था। 2-2 घंटे एक सप्ताह में होते थे। ठीक है। तो राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित पहला रंगीन कार्यक्रम 15 अगस्त 1982 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन था। तो 15 अगस्त 1980 को सबसे पहले जो रंगीन कार्यक्रम था ना, वो था लाल किले से प्रधानमंत्री का संबोधन। ठीक है। ये सबसे पहले रंगीन कार्यक्रम था। पूरा भारत अब एक ही छवि देख सकता था और बढ़ते मध्यम वर्ग के रूप में एक नया दर्शक वर्ग बनाया गया था। ठीक है। एक मध्यम वर्ग में एक नया दर्शक वर्ग भी बन गया। अब पूरे भारत में इसका प्रसारण होता है और एक साथ एक समय पर वो एक ही छवि देख सकते थे। आपको पता है हम टीवी पे जो चीज़ देखते हैं वो उसी टाइम पे पूरे भारत में प्रसारित हो रही होती है, जिसके लिए टेलीविज़न घरेलू मनोरंजन का प्राथमिक साधन बन गया। तो ये सबसे जो इनिशियल जो था वो टेलीविज़न था मनोरंजन के लिए। ठीक है ना। तो है सोप ओपेरा, मतलब धारावाहिक। अब बोलते हैं ना हम डेली सोप। डेली सोप मतलब रोज़ाना का धारावाहिक, उस तरह से आपको पता है डेली सोप। ये एक्ट्रेस डेली सोप की है, ये एक्टर डेली सोप का है, ये वही है सोप ओपेरा। ठीक है। धारावाहिक दूरदर्शन पर धारावाहिक राजस्व अर्जन करने के साधन के रूप में नहीं उभरा, बल्कि विकास, संचार से संबंधित सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए उभरा। स्टार्टिंग में जो दूरदर्शन पर धारावाहिक हुए थे वो ये नहीं था कि हमें सिर्फ एंटरटेनमेंट करना और पैसा कमाना है, जो आज का मोटिव है। वो था सामाजिक मुद्दों को संभालने के लिए, समाज को सुधारने के लिए। ठीक है ना। यह वह दौर था जब रामानंद सागर की रामायण और चोपड़ा की महाभारत जैसे पौराणिक धारावाहिकों को पहली बार भारतीय टेलीविज़न पर प्रसारित किया गया था। वो पता है दूरदर्शन पर सबसे पहले रामायण और महाभारत थी। और इनका जो विषय ये पैसे कमाना नहीं है, इनका जो उद्देश्य है वो सामाजिक सुधार है, जिसमें दोनों शो हिंदू जनता के साथ साथ हिंदू राष्ट्रवादी की राजनीति और विचारधारा को गढ़ने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे। आपको पता है रामायण और महाभारत हिंदू ग्रंथ है, महाकाव्य, सॉरी, हिंदू महाकाव्य है। तो वो हिंदुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए थे। वैसे तो हमारा जो देश है वो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्ष है, बट इसके आदर्शों को अपनाना था हमें। ठीक है ना। आदर्शों को तो कोई अपना भी सब अपना सकते हैं।
समाचार चैनल, ठीक है। भारत में दर्शकों तक दूरदर्शन के एकाधिकार को 1991 के बाद एनडीटीवी, टाइम्स, अब ये आपने सारे नाम जो है वो सुने होंगे, एनडीटीवी, टाइम्स नाउ, इंडिया टुडे, रिपब्लिक टीवी, ठीक है। जैसे जो चैनल्स थे इनका उदय हुआ था जो 99 के बाद एलपीजी की पॉलिसी आई थी। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, हमें इसका जो उपयोग है ना वो बार बार देखने को मिलता है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। इसको ना हर चैप्टर, हर चीज़ों में से रिलेटेड कर सकते हैं। इसके बाद न केवल दूरदर्शन पर मनोरंजन कार्यक्रम की संख्या बढ़ी, बल्कि चैनलों की संख्या का भी विस्तार हुआ। तो मनोरंजन, अब तो इसमें बहुत सारे चैनल्स और ये सब चीज़ें ऐड हो गई थी। पहले से दूरदर्शन था इन्हें स्टार्टिंग, फिर इतने सारे जो चैनल्स थे ये भी आ गए, इंडिया टीवी, रिपब्लिक टीवी, ये सब उसके बाद आ गए। तो चैनलों की संख्या भी बढ़ी, मनोरंजन भी बढ़ा, ठीक है। फिर हुआ डीडी मेट्रो भी शामिल हुआ इसमें। डीडी मेट्रो जो था ये बाजार आधारित उपभोक्तावाद की ओर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए था। ये थोड़ा बाजार आधारित था, ठीक है ना। तो फिर जो डीडी मेट्रो, ठीक है। फिर है डिजिटल मीडिया, ये हमने पूरा पढ़ा। टेलीविज़न के बारे में क्या था पता है, टेलीविज़न के बारे में ये वाले मेन पॉइंट्स हैं, ये लिखना और थोड़ा सा बना बना के लिख देना अगर आपको और पढ़ा अपना आंसर चाहिए तो। फिर हम पढ़ते हैं, ज़्यादा ज़्यादा वो सब लिखने और वो इतना दिमाग में नहीं बैठने वाला। इतना आपको बस ये ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि ये मेन पॉइंट लिखे हैं। हमें जो पता है वो तो हर बार ये ऐड हो जाएगा, पर जो हमारे आंसर को एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे सकते हैं ना, वो ये पॉइंट्स होते हैं। तो हम करेंगे डिजिटल मीडिया, ठीक है। पिछले एक दशक में भारत में इंटरनेट का विकास शानदार रहा है। देश दुनिया में इंटरनेट उपभोक्ताकर्ता की दूसरी सबसे बड़ी संख्या का दावा करता है। जो हम है ना, जो भारत है वो बोलता है कि जो इंटरनेट यूसेज के जो वो है ना, वो हम दूसरे नंबर पे आते हैं, क्योंकि हमारे हमको पता है जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, तो हम इंटरनेट उपयोगकर्ता की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है ना, पूरे देश में, ओ सॉरी पूरे विश्व में। भारत में डिजिटलीकरण को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया डिजिटल इंडिया परियोजनाओं द्वारा सहायता प्रदान की गई। जो डिजिटलीकरण है वो भारत सरकार द्वारा ही शुरू किया गया, ऑब्वियस सी बात है। जैसे जैसे योजनाएं चलाई थी, प्रोग्राम चलाए थे, डिजिटल इंडिया, मतलब बहुत तरह के अलग अलग प्रोग्राम भी है, तो उनमें से एक ये डिजिटल इंडिया भी है, जिसने नागरिकों के डिजिटल सशक्तिकरण, शासन और सरकारी सेवाओं के डिजिटलीकरण पर नए सिरे से जोर देने की और भारतीय नागरिकों को डिजिटल बुनियादी ढांचा प्रदान करने का अभियान मुख्य उद्देश्य के रूप में चिन्हित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? डिजिटल शक्ति सशक्तिकरण, ठीक है, सॉरी कभी कभी कुछ ज़्यादा अलग बोल जाते हैं। तो डिजिटल सशक्तिकरण था। फिर था सरकारी सेवाओं का डिजिटलीकरण। आपको पता है ई सर्विसेज जो है, अब आपको पता है हर चीज़ ऑनलाइन होती है, तो सरकारी सेवाओं का भी डिजिटलीकरण करना, ये सब इसका जो है ना। और जो था भारतीय नागरिकों को डिजिटल बुनियादी ढांचा, मतलब उनको वो डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना, वो भी इसी में ही शामिल है, ठीक है। फिर है इसका उद्देश्य था ये सब। फिर है डिजिटल मीडिया के प्रभाव। अब देखो डिजिटल मीडिया के जो प्रभाव है उनको हम दो तरह से देख सकते हैं। ये जितना हमारे लिए पॉजिटिव है उतना नेगेटिव भी। आपको पता है डिजिटल मीडिया हमारे लिए उतना ही नेगेटिव है, बल्कि अगर वो देखा जाए तो नेगेटिव ज़्यादा है, प्लस पॉइंट्स इसके फिर भी कम है, बहुत ज़्यादा है। तो आपको प्लस पॉइंट्स तो आपको पता है कि सबको सेवाएं उपलब्ध कराना, ये सब प्लस पॉइंट्स आप बचपन से लिखते आ रहे हैं कि डिजिटल मीडिया का जो प्रभाव कैसा है। तो इसमें प्लस पॉइंट्स बुक्स में नहीं है, इसमें सिर्फ आलोचना है। तो आपको आलोचना को ध्यान रखना है कि क्या क्या डिजिटल मीडिया की आलोचना है, ठीक है। तो इसकी आलोचना है, यद्यपि इंटरनेट को भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सीमाओं के पार क्षैतिक सौहार्द बनाने की अपनी क्रांतिकारी क्षमता के लिए सराहा गया। आपको पता है इंटरनेट जो है वर्ल्ड वाइड है, ठीक है ना। ये भारत का नहीं है, ये पूरे विश्व को एक साथ जोड़ता है, और ये किसी का पर्सनल भी नहीं है। जैसे टीवी तो सबके मतलब जो टेलीविज़न ये सब है, रेडियो, ये तो सबके पर्सनल प्रसारण है, पर ये जो इंटरनेट है वो सबका है, ठीक है। तो इसमें वो ये भौगोलिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सीमाओं के पार है ये, ठीक है। ये सीमा इसे नहीं रोक सकती। इंटरनेट की जैसे बाधाएं गोपनीयताओं के मुद्दों के साथ साथ सत्य सूचना के मुद्दों में भी जो चिंताएं हैं वो देखी जा सकती हैं। मतलब गोपनीयता और ये सब तो जो है उसको रखना तो मुश्किल है ही, साथ में क्या सत्य सूचना है। आपको पता है फेक न्यूज़ इंटरनेट में बहुत जल्दी वायरल हो जाती है, बहुत जल्दी। एक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ता होने के साथ सबसे गंभीर खतरों में से एक है ट्रोलिंग, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? ट्रोलिंग। इसमें ट्रोलिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ट्रोलिंग में आपको पता है ट्रोलिंग के चक्कर में कितने लोग तो
बहुत गलत गलत कदम उठा लेते हैं। ट्रोलिंग में ऑनलाइन टिप्पणियाँ करना, ये ऐसे व्यवहारों में संलग्न होना शामिल होता है, ठीक है। कोई ऑनलाइन टिप्पणी करना या फिर ऐसे व्यवहारों में साथ देना, ये सब इसमें, और जो कि जानबूझकर होता है हंसी उड़ाने के लिए, वो ट्रोलिंग होता है। वो पता है ट्रोलिंग क्या होती है? पिछले कुछ वर्षों में ट्रोलिंग ने विशेष रूप से महिलाओं के लिए कहीं अधिक भयानक मोड़ ले लिया है। महिलाओं के लिए ट्रोलिंग ने एक बिल्कुल अलग और बहुत डेंजरस जो मोड़ है वो ले लिया है। इस लैंगिक ट्रोलिंग की निम्नलिखित विशेषता, पहले ये अक्सर झुंड या भीड़ का आकार लेते हैं, फिर महिलाओं का अपमान करने और आपत्तिजनक अपमानित करने और उनमें डर पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। ये झुंड मतलब एक साथ, तो इसमें महिलाओं के लिए आपत्तिजनक ये सब जो होता है, आपको ये सब भी पता है, उसमें डर पैदा करना, ये सब के लिए बनाए गए। फिर दूसरा जो है लैंगिक ट्रोलिंग में ग्राफिक यौन और लैंगिक अपमान, बलात्कार, धमकियां, हत्या की यातना की धमकियां, आपको पता है कितनी ट्रोलिंग किस लेवल तक पहुंच सकती है, सब आपको पता है, सब मेरे को बताने की तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। ऑनलाइन एक महिला होने का मतलब एक भारतीय शहर कस्बे या गांव की सड़कों पर चलने वाली महिला होने के समान है। मतलब अगर एक महिला ऑनलाइन है, मतलब वो इंटरनेट पर है, उसका मतलब है कि वो एक सड़क पर, सुनसान सड़क पर अकेली चल रही है, उसका ये मतलब हो जाता है, जिससे कि उसको वो पता है ना, एक लड़की का सेफ नहीं होता सड़क पर अकेले चलना, उस तरह से ही हो गया। क्योंकि दोनों में प्रतिसत्ता के एक अलिखित कानून का उल्लंघन होता है। अलिखित मतलब ये लिखित में नहीं है, पर इसका उल्लंघन हो रहा है, और इस जगह पार करना जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ आपको नहीं होना चाहिए। इंटरनेट पर महिला का मतलब होना ये होता है, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ, ये बुक कह रही है। लाभ और राजस्व को अधिकतम करने के प्रयास बढ़ रहे हैं। दूसरा, अब ये तो हो गया ट्रोलिंग, अब दूसरा क्या है? लाभ और राजस्व मतलब जो फेम और पैसा कमाने के लिए जो है ना, इसके जो प्रयास है, अधिकतम प्रयास, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसमें पेड न्यूज़ जैसी अनैतिक प्रथाएं हो रही हैं। पेड न्यूज़ पैसे देकर जो होती हैं, वो के पैसे देंगे हमारे लिए, अच्छा अच्छा बोल देना, ये सब शामिल है, जिसमें शुल्क के बदले कंपनियां, राजनीतिक दलों का सकारात्मक कवरेज करना शामिल है, ठीक है ना। इस तरह अर्ध सत्य बहुत आसानी से ठोस तथ्य बन जाता है, मतलब वो सत्य भी नहीं है, पर वो इतना लोकप्रिय हो जाता है, लोग उसको असत्य समझने लगते हैं। राजनीतिक और मौद्रिक लाभ के लिए वेबसाइट, फेसबुक पेज, व्हाट्सएप समूह और पेड ट्रोल्स, आपको पता है पेड ट्रोल्स भी होते हैं, जिनको पैसे देकर किसी के लिए बोलते हैं नकली पीआर, वो सब इसमें ऐड होता है, कि गठजोड़ के माध्यम से नकली समाचार का उत्पादन बढ़ा है। अब इन सबसे क्या हुआ है कि नकली समाचार मतलब असत्य इतना बढ़ गया बहुत ज़्यादा, कि आप जो नेट पर आप पता नहीं कर सकते क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं पता कर सकते। और इसका पूरे चैप्टर का सारांश क्या है? भारतीय परिप्रेक्ष्य में टेलीविज़न विशेष रूप से दूरदर्शन को शिक्षा, मनोरंजन और बाद में ज्ञान रंजन को संयोजित करने के लिए तैयार किया गया था। टेलीविज़न किस लिए बना था? दूरदर्शन में पहले शिक्षा के लिए, फिर मनोरंजन के लिए, फिर ज्ञान रंजन मतलब ज्ञान की प्राप्ति, वही शिक्षा के लिए बनाया गया था। फिर टेलीविज़न उद्योग ने बदलते समय को अपनाया और अनुकूलित किया। फिर टेलीविज़न ने भी अपने आप को अपग्रेड कर दिया, वही पैसा कमाने के लिए, राजस्व, धन और इस तरह की, और मनोरंजन को इतना ऊपर ले गया टेलीविज़न। फिर आया जब भी डिजिटल मीडिया की बात आती है, इस प्रकार टेलीविज़न सहित मीडिया का डिजिटलीकरण हुआ। तो डिजिटल मीडिया की बात है तो डिजिटलीकरण हो गया, पूरे भारत में डिजिटलीकरण हो गया, ठीक है ना। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार ने किया था ये जो है उसकी आलोचना है, उससे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कुछ कुछ आप पॉजिटिव पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं।